सबसे पहले नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होते हैं। देखिए कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी को हल्का सा आप एक फोर्स लगाते हैं, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ दें तो उसके बाद जो उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं वो, जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी थी ना कि वहाँ पे कोई बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाइए जो, और उस बॉडी पे फोर्स लगाकर आप हट जाइए, तो अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो, अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो क्या होगा, वो चलती रहेगी। हाँ, वो बॉडी चलती जाएगी, रुकने वाली नहीं है। गैलीलियो ने यही पजल तो सॉल्व किया था जो इतने सालों तक लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो जैसे ही सॉल्व हुआ वैसे ही न्यूटन ने आके उस पर तीनों हमें 3-4 लॉज बना के दे दिए और पूरी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे भी वही चीज़ समझिए, ये क्या है बता रहे हैं, नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब ये है कि किसी बॉडी के अंदर इनिशियली आप उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दीजिए तो वो उससे डिस्टर्ब पोजीशन में रहे, यानी वाइब्रेट करती रहे। अगर कोई उस वाइब्रेशन के अगेंस्ट कोई फोर्स काम ना कर रहा हो, कोई रोकने वाला ना हो उन वाइब्रेशन को, तो वो भी वाइब्रेट करती रहेगी। और ऐसे वाइब्रेशंस को नेचुरल वाइब्रेशन कहा जाता है। तो ऐसे वाइब्रेशन कहाँ पॉसिबल हैं? वहाँ पॉसिबल है जहाँ रेजिस्टिव फोर्स ना हो। मतलब कहाँ? अरे कहाँ? वैक्यूम में भाई, वैक्यूम में पॉसिबल है ना। वैक्यूम भी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं मिलेगा जो उसको रोके। अदरवाइज तो एयर है हर जगह, रेजिस्टिव फोर्स का काम करती है एयर, तो रुक जाएगा वो। तो अगर हम सारे रेजिस्टिव फोर्सेस को हटा लें तो किसी भी बॉडी पे अगर आप कोई भी थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करेंगे, फिर जो वो वाइब्रेट करना शुरू करेगी तो वहाँ पे जो उसके वाइब्रेशंस होंगे वो नेचुरल वाइब्रेशंस कहलाएंगे। क्लियर है इतनी बात? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होते हैं? अच्छा, हमने आपको सेमेस्टर 1 में वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की डेफिनेशन समझाई थी, क्या होता है बताएगा कोई? ऑसिलेशन कहते किसको हैं? ऑसिलेशन किसको कहते हैं? किसी को नहीं पता? देखो पता नहीं क्या सेमेस्टर 1 में तुम लोगों ने दिया है। फिर ये देखिए, ये जैसे कि आपके सामने ये रिमोट है, इस रिमोट को हमने ऐसे पुश किया तो ये अपनी अभी मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन से ये राइट डायरेक्शन में गया, एक्सट्रीम तक गया, ठीक है। एक्सट्रीम से फिर वापस कहाँ आता है? अब एक्सट्रीम से वापस क्यों आता है कोई बताएगा? कोई भी पॉइंट, कोई भी, हाँ इलास्टिसिटी, बिल्कुल बिल्कुल सही। इलास्टिसिटी की वजह से वापस वो वापस आता है, लेकिन वो अपनी मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मीन पोजीशन से, मान लीजिए मीन पोजीशन पे था, यहाँ से आगे गया, इलास्टिसिटी ने उसको मजबूर किया कि चलो वापस चलो, बहुत दूर आ गए हो। फिर वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका घर पड़ा, यानी मीन पोजीशन, लेकिन वो रुका नहीं क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रुक नहीं पाया। फिर वो दूसरी तरफ गया, दूसरी एक्सट्रीम पे, फिर किसने रोका? इलास्टिसिटी अगेन। फिर वो वापस आता है। तो इस तरह से जब वो दोनों एक्सट्रीम पे, एक बार इधर गया फिर दूसरी एक्सट्रीम पे गया फिर वापस मीन पे आया, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन, है ना। तो और ऐसे जितने वाइब्रेशन एक सेकंड में कोई बॉडी करती है तो वो क्या कहलाता है? एक सेकंड में जितने इस तरह के वाइब्रेशन कर लेती है, यानी ये जो आना जाना है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हाँ, मान लीजिए एक सेकंड में कोई 10 बार ऐसे एक बार एक एक्सट्रीम पे गया फिर दूसरी पे गया फिर वापस आया, ये एक ऑसिलेशन है। ऐसे ऐसे अगर किसी ने 10-12 कर लिए तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। कोई 2 कर लेता, कोई 10 कर लेता, तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब अगर कोई वैक्यूम में रखी हुई है बॉडी और उस पर आपने कोई फोर्स लगाकर हटा लिया है, कोई हल्का से डिस्टर्ब कर दिया है, तो मान लीजिए एक सेकेंड में वो 20 बार वाइब्रेट करता है, या वाइब्रेट कर रहा है, हर सेकेंड 20 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी उसकी कैसी कहलाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यानी वो फ्रीक्वेंसी कैसी है? जब कोई रेजिस्टिव फोर्स काम नहीं कर रहा है तो जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का नाम भी नेचुरल वाइब्रेशन है, और उनसे जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई है वो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब एक बात बताओ, वो जो वैक्यूम में रखे हुए वो जो वाइब्रेट कर रहा था, और जो फ्रीक्वेंसी यानी हर सेकेंड जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थे वो बढ़ते जाएंगे या कांस्टेंट रहेंगे? बताओ। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर वैक्यूम में रखा हुआ है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? उनको कांस्टेंट रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए या कम हो जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई फोर्स लगातार लगेगा तो वो बढ़ते रहेंगे, अगर कोई फोर्स उनको रोकने के लिए लगेगा तो कम होते रहेंगे। अगर ये दोनों ही नहीं है तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर 10 वाइब्रेशन हर सेकंड में कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? बोलो। अच्छा, ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है बल्कि उसका जो मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम की तरफ डाइवर्जन होता है, यानी यहाँ से यहाँ गया और फिर इधर दूसरी एक्सट्रीम पे गया, तो मीन से जो दोनों एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी अगर मीन पोजीशन है ये मान लेते हैं
और यहाँ से पार्टिकल ये एक एक्सट्रीम पे जा रहा है और यहाँ उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ये है ना, देखो ये वाली डिस्टेंस जो रेड से बनाए हैं, देखिए ध्यान से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यही एम्पलीट्यूड कहलाती है। और ये आपका देखिए इस वाले ग्राफ में आपको दिख रहा है कि अगर नेचुरल वाइब्रेशन होंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम है। देखिए सबकी डिस्टेंस बराबर है, इसीलिए दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जो ऊपर नीचे डॉटेड लाइंस बनाई गई हैं ये दिखा रही हैं कि बॉडी वैक्यूम में या ऐसी जगह वाइब्रेट कर रही है जहां कोई रेजिस्टिव फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां से टेक अवे क्या है, आपको नेचुरल वाइब्रेशन में समझने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज क्या है कि नेचुरल वाइब्रेशन में सबसे पहली चीज क्या है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। और यही याद रखना है आपको, क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो ऐसे ही बनेंगे कि फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, कि नेचुरल वाइब्रेशंस का नेचर क्या रहता है। तो वो नेचर ये है कि उसमें वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही हो गई है अब तक, तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो पीरियोडिक वाइब्रेशंस बॉडी में जो होते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में उनको नेचुरल वाइब्रेशन कहा जाता है। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ध्यान रखना, बॉडी के साइज एंड शेप, मतलब ये है कि ये जो पेन है, इस पेन को अगर हम किसी वैक्यूम में ले जाकर डिस्टर्ब करेंगे तो इसके जो वाइब्रेशन होंगे और ये जो आपका वो है क्या बोलते हैं इसको, रिमोट, इसके जो वाइब्रेशन होंगे दोनों सेम होंगे अलग होंगे, अलग अलग। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या अलग है, शेप एंड साइज अलग है। अभी देखो लिखा है यहाँ पे कि पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी। क्लियर है, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। तो टाइम पीरियड नेचुरल पीरियड कहलाता है और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एग्जाम्पल क्या है नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस के, देखिए ध्यान से। फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन के एग्जाम्पल आपके सामने दिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आप ले लीजिए, क्या है ये, अरे क्या है ये जो, हाँ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जब आप इनिशियली इसको स्टार्ट करके छोड़ते हैं तो जो सबसे पहला वाइब्रेशन ये करता है, जो स्टार्ट लेता है, वो नेचुरल वाइब्रेशन से ही स्टार्ट लेता है। लेकिन फिर धीरे धीरे रखा तो वो अर्थ पे है, तो अर्थ पे रखा है तो यहाँ रेजिस्टिव फोर्स भी काम करेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जब होती है तो वो नेचुरल वाइब्रेशन से ही स्टार्टिंग करता है। तो एक एग्जाम्पल है। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, याद रखने वाली चीज़ ये है, ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे याद होगा ये तुम लोगों को। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है भाई, टाइम पीरियड वाला तो सबने पढ़ा रखा है ना, 2 पाई क्या होता है टाइम पीरियड इसका, L/G भाई, ये तो 9th में पढ़ा था। और इसी से फ्रीक्वेंसी बनाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इक्वली है ये। तो ये फॉर्मूला इसी से बना है। देखिए इसको आपने इन्वर्स में लाया, रिवर्स किया तो यही बन गया आपका, G ऊपर हो जाएगा L नीचे। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है सिंपल पेंडुलम की। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √G के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बताओ, लेंथ के। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आप अगर पेंडुलम को उठा के मून पे ले जाएं तो बताइए क्या फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बताओ, नहीं पड़ेगा, हैं? जो लोग मून से होकर आए हैं वो तो जवाब दें। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं पड़ेगा। अरे भैया G बदलेगा ना, और G से डायरेक्टली रिलेटेड है तो पड़ेगा। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सेम लेंथ का है, कोई साइज एंड शेप में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, अर्थ पे रखा था मून पे ले गए, प्लूटो पे ले, वो सॉरी आपका जुपिटर पे ले गए, ऐसे चेंज करके अगर बताता है तो आपको पता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है तो पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, डायरेक्टली रिलेटेड है √G के और इन्वर्सली रिलेटेड है √L के। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा क्या एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, एक लोड को हमने स्प्रिंग से सस्पेंड किया है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है आपको, देखिए यहां पे फॉर्मूला चेंज हो गया है आपके सामने। अब K क्या होता है यहां पे, कोई बताएगा K क्या है? देखिए किसी भी स्प्रिंग को जैसे मान लीजिए आप, ये स्प्रिंग है और यहाँ ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को अगर आप इधर ले जाते हैं, खींचते हैं, तो आप खींचेंगे जब इसको तो देखो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ना, यहाँ पे पहुँच गया सपोज करिए, है ना, इतना आपने आगे खींच दिया इसको, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से समझिए इसको,
ये मान लेते हैं मेन पोजीशन थी, यहाँ से आगे चला गया इतना। तो ये जो आगे गया है, अब इसको पीछे एक फोर्स लाने की कोशिश करेगा। बोलो, आप आगे ले गए खींच के उसको, पीछे जो फोर्स लाएगा वो फोर्स क्या कहलाता है? रिटार्डिंग फोर्स कहाँ कहलाएगा बताओ? जो पीछे फोर्स लेकर हाँ बोलो। हाँ, इलास्टिसिटी में मतलब कौन सा फोर्स है जो पीछे की तरफ काम करता है, इसमें क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नहीं, क्या फोर्स होता है बताओ? तो आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में सुना है? स्प्रिंग फोर्स के बारे में? वो फोर्स कितना होता है जिस फोर्स से इसको ये वापस लेकर आता है, वो फोर्स क्या होता है? -kx, ये होता है फोर्स। तो ये जो यहाँ पे k आपको दिख रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहाँ पे यूज होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट k यहाँ पे जो मतलब जो फोर्स जो टेंडेंसी इसके अंदर डेवलप होती है वापस आने की, हमने बताया था आपको, अगर आप उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, छेड़ेंगे, तो वो जो फोर्स उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, और वो उधर भी होगा। मतलब ये क्या है, ये इस फोर्स से इधर की तरफ आएगा। अगर ज़्यादा कंप्रेस होने लग गया, ये मान लीजिए ओरिजिनल पोजीशन ये थी और उससे आगे निकल गया इधर लाने की पोजीशन में, तो फिर वापस ले जाने के लिए भी एक फोर्स एक्टिव हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में इसकी तरफ। तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा होता है। तो ये इसका फॉर्मूला इसीलिए थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है। अब यहाँ याद क्या रखने वाली चीज़ है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि दो स्प्रिंग हैं, ध्यान रखिएगा, एक मान लेते हैं ये है और ये दूसरी स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं, ठीक है, दोनों स्प्रिंग मान लेते हैं 5 मीटर लेंथ है दोनों की। अब बताइए, अगर हम एक स्प्रिंग पे 5 kg का वेट लटकाते हैं और दूसरे पे 10 kg का, तो दोनों में इलोंगेशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अरे इतना आसान है, हाँ, डिफरेंट इलोंगेशन आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग जो है वो 10 मीटर की है, ठीक है, और एक 5 मीटर की है, लेकिन दोनों का जो वेट है वो बराबर है, 10 kg का वेट लटकाया है। अब बताइए इलोंगेशन सेम होगा अलग अलग होगा? हमने पहले केस में क्या किया था, स्प्रिंग बराबर रखी हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, लेकिन वेट्स अलग अलग हैं, तो भी अलग अलग आ रहा था। अब हमने स्प्रिंग अलग अलग लिए, वेट आइडेंटिकल लिया है, तो भी इलोंगेशन अलग अलग होगा ना? बोलो, डिस्प्लेसमेंट अलग। बस यही याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है इस पूरे से भी। बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको इसमें नहीं जाना है, इसमें इस लेवल पे आपको जो इसका आइडिया दिया जा रहा है, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आएगा और कुछ नहीं। बाकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये फ्री वाइब्रेशंस का या नेचुरल वाइब्रेशन का एक एग्जाम्पल है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो तो हमने ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा में समझा दिया है, वो सब नहीं आएगा, ठीक है। उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन हम करा देंगे आगे एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, लेकिन एग्जाम में अभी जो सेमेस्टर 2 है इसमें नहीं आने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला है कि अगर ये इसको तो पहचानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क। हाँ, किसी के पास है, किसी ने देखा है, हाथ से यूज किया है? अच्छा ये बताओ ट्यूनिंग फॉर्क किसकी बनी होती है? मटेरियल बताओ। अच्छा, इस मटेरियल का नाम हमने मैग्नेटिज्म में सुना है। अरे मैग्नेटिज्म में हमने सुना है, ये बोलो किसके बनी होती है? अरे बहुत आसान है, अब लिखेंगे तो फिर सर पकड़ लोगे। सुना है, नहीं सुना है? कहाँ सुना है मैग्नेटिज्म में, कहाँ? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्यों यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट में किस डिवाइस में यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, स्पेशल नेम है उसका? ये होता है, मतलब यार कुछ चीज़ें तो जनरल नॉलेज के लिए याद रखा करो। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने इसको सोलेनॉइड में यूज़ किया है, बोलो। और क्यों यूज़ करते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ओवरऑल, भाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्योंकि उसको उसके अंदर डालोगे तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, दोनों एडअप हो जाएंगी, तो कलेक्टिवली आपका जो मैग्नेट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। याद आया? नहीं याद आया? हाँ, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका क्या काम है। अगर आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पे स्ट्राइक करते हैं इनिशियली,
तो वो जिस वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना शुरू करती है इनिशियली, वो भी नेचुरल वाइब्रेशंस होते हैं उसके, बाद में रेजिस्टिव फोर्स आ जाते हैं। वो जैसे पहले 2 केसेस में आया था, पेंडुलम में और स्प्रिंग वाले में, वहां पे भी हुआ था, यहाँ पे भी होता है, लेकिन इनिशियली ये वाइब्रेट करती है किससे? नेचुरल वाइब्रेशन से, अपने फ्री वाइब्रेशन इनिशियली उसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। एक और खास बात यह है यहाँ पे कि इससे जो मतलब टोन्स, प्योर टोन्स हमको यहाँ पे मिलती हैं। प्योर टोन्स क्या होती हैं? या प्योर नोट लिखा होगा तुम्हारी किताब में, जो कि गलत है, प्योर टोन्स लिखा होना चाहिए था। प्योर टोन्स वो होती हैं जिस ऐसी टोन्स जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की हो, वो जनरेट होती हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी ये जो तुम्हारे सामने बना है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी, अरे सिंगल फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक ही बार तो हो रहा है। सिंगल फ्रीक्वेंसी में एक क्रेस्ट बनता है, एक ट्रफ बनता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? एक ट्रफ बनेगा और एक क्रेस्ट बनेगा, याद रखना। ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ, ये हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर बढ़ा देंगे ऐसे तो बताइए कितनी हो गई अब? 2 क्रेस्ट, 2 ट्रफ, 2 फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है, 1 साइकिल उसको बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट किया ना उसने, बोलो भाई, एक साइकिल कंप्लीट किया। देखो ध्यान से, ये यहां से चली, पहले डिस्टर्ब हुई, यहां से गई, ये एक्सट्रीम है, बोलो ये एक्सट्रीम है या नहीं? बिल्कुल एक्सट्रीम है। फिर उससे मीन की तरफ वापस लाता है, इलास्टिसिटी वाला जो फोर्स है उसको, वो वापस आई, देखो मीन पे, एक्स एक्सिस पे वापस आ गई, ये वापस आई मीन पे, लेकिन रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्यों नहीं रुकेगी? इनर्शिया ऑफ मोशन, तो रुकेगी नहीं है, मोशन में बह जाएगी, ठीक है। भावनाओं में बह के पहुंच गई दूसरे एक्सट्रीम पे, देखिए दूसरा एक्सट्रीम है, ठीक है। अब वहां से फिर इलास्टिसिटी ने अपना इनको दूसरी तरफ लाया और ये फिर यहाँ पे मीन पे आए। रुकते यहाँ पे भी नहीं है, वो आगे निकलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये रुक रही है, मान लो एक ही फ्रीक्वेंसी की आपको वेव मिली, आपने ट्यूनिंग फॉर्क को उस पे रबर पैड पे मारा और एक फ्रीक्वेंसी की मिली, तो वो क्या कहलाएगी? ऐसी जो टोन है वो क्या कहलाएगी? प्योर टोन कहलाएगी। हाँ ध्यान रखना, सिंगल फ्रीक्वेंसी की टोन को प्योर टोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो 1 नंबर में। चलें आगे, कोई डाउट इसमें बेटा किसी को? हाँ चलो देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, फ्लूट बजाया है ये? हाँ नहीं बजाया? अच्छा, तो इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, इसके अंदर ऐसे, ये देखिए एक फिगर यहाँ पे आपके सामने ये वाला बना हुआ है, ये वाला फिगर देखिए। इसमें क्या होता है, इसके अंदर होल्स बने होते हैं, जैसे इसने हाथ रख रखे हैं ना होल्स पे, ऐसे होल्स बने होते हैं। अब आप यहाँ से फूंकते हैं, ये ब्लो होल्स, ये जो लिखा हुआ है येलो कलर का जो एरो बना है, यहाँ से आप फूंक रहे हैं और हाथ से बाकी होल्स को कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके अंदर एयर भरी होती है ना। तो आप अपने हाथ से क्या करते हैं? एयर कॉलम्स को एडजस्ट करते हैं, यानी छोटा बड़ा कर रहे होते हैं, एयर कॉलम की लेंथ को छोटा बड़ा कर रहे होते हैं। अब सोचिए अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा तो एयर कॉलम की लेंथ इतनी हो गई ना, सिर्फ इतनी हो गई। अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा है तो एयर कॉलम की लेंथ सिर्फ इतनी हो गई, यानी लेंथ वेरी हो रही है ना। हम हाथ से एयर कॉलम जो अंदर है, जिसको हम फूंक रहे हैं और उसके अंदर के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उस एयर कॉलम की लेंथ को हम लोग मैनेज करते हैं हाथ से। और इसी का कमाल है कि अलग अलग तरह की उसके अंदर से आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, म्यूजिक निकलता है। तो वो क्या हो रहा है? अच्छा, क्या चेंज हो रहा होगा जो वो मतलब उसकी जो आवाज़ है वो बदलती रहती है? कोई बताएगा क्या चेंज हो रहा होगा? ऐसे तो लिखा है यहाँ पे, क्या चेंज हो रहा होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होती है बताओ? फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होती है? ये यार तुम लोग, पिच सुना है? पिच का नाम, पिच या श्रिलनेस, किसी का साउंड कितना श्रिल है, पतला है। लड़कियों की आवाज कैसी होती है, मोटी या पतली? अरे पतली होती है। तो लड़कियों का क्या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पिच ज्यादा है उनकी। पिच ज्यादा है तो आवाज पतली होगी, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करेंगे तो आवाज को पतला और मोटा कर सकते हैं। बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आवाज कैसी हो जाएगी? और पतली होती चली जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो आवाज कैसी होगी? थोड़ा सा मोटी होती जाएगी। तो ऐसे हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके आवाज को बदल सकते हैं, यानी अलग अलग तरह की धुन निकलती है जब कोई बजा रहा होता है, तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहा होता है। और फ्रीक्वेंसी किससे एडजस्ट कर रहा होता है? ये क्या लिखा है? ये है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, जो एयर अंदर भरी है, एयर का जो कॉलम है उसकी लेंथ की बात हो रही है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम को एडजस्ट करके, लेंथ को अगर कम कर देगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो लेंथ आप जितनी कम ज्यादा करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से चेंज होती चली जाएगी। याद ये रखना है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ एयर कॉलम दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। और जो म्यूजिक में जितना भी काम आप अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो जो भी आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, सितार है और आपका पियानो है, इन सब में यही चीज चलती है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं
लेंथ ऑफ एयर कॉलम को मैनेज करते हुए, एडजस्ट करते हुए। जैसे यहाँ पे आप मैनुअली हाथ से कर रहे हैं, कहीं पे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग के थ्रू बंधे होंगे अलग अलग बटन, तो अलग अलग बटन को, जैसे गिटार में आप अलग अलग बटन को दबाते हैं तो उससे भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और इसीलिए आवाज़ भी अलग अलग तरह की निकलती है, अलग अलग तरह की धुन आप सुनते हैं उसके अंदर। क्लियर है? तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली रिलेटेड होती है एयर कॉलम के की लेंथ के। तो एयर कॉलम की लेंथ को हम वेरी करा के फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और इसी से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका फ्लूट वगैरह होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो वो क्लोज्ड पाइप वाले तरह के होते हैं, यानी एक एंड बंद होता है, और दूसरे होते हैं ओपन पाइप, यानी दोनों एंड खुले हैं। दोनों एंड में अंदर कैसे एयर कॉलम के अंदर फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, ध्यान से देखिए। देखिए एक देखो ये इस तरह का होता है, एक ये, क्या आपको ये पूरी वेव दिख रही है? सबसे ऊपर देखो जहाँ पे हम दिखा रहे हैं हाथ रख के, पूरी वेव है क्या? ये नहीं है भाई, ये देखिए ये ऐसे गया है ना खाली, ये पूरी वेव कहाँ बन रही है? आधी वेव बन रही है ना, ये देखो ऐसे सिंगल है, ये देखिए। तो ओपन एंड में बल्कि सिंगल भी नहीं बन रही है, देखिए आधी है, आधी की भी आधी है। आधी तो तब बनेगी जब ये ऐसे जाकर ऐसे पूरा हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए जब एक पाइप एक एंड पे अगर ओपन होगा, ध्यान से सुनो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये वाला पहले ले रहे हैं कि एक एंड पे बंद है, दूसरे एंड पे क्लोज है। इधर वाला लेफ्ट वाला देखिए, उसको भी मत देखिए। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मान लीजिए सबसे पहले क्या होगा कि ऐसे बनता है सिंगल का, ये देखिए इस तरह से। अगर एक एंड क्लोज है, कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, स्ट्रिंग से समझते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग आपने ले ली और उस स्ट्रिंग को एक साइड पे ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है, बांध दिया। जैसे वो रस्सी देखी है, कौन सी? अरे जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, नहीं देखी वो एक्सरसाइज वाली रस्सी एक साइड में बंधी होती है? हाँ, बस ऐसे ही समझो इसको, एक्सरसाइज वाली रस्सी है मान लो, और यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया है, मान लो आरओ को खड़ा कर दिया। आरओ है क्लास में आज? हाँ है, ठीक है। तो बहुत हल्की रस्सी है, डरो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तो ये यहाँ पे हमने आरओ को खड़ा कर दिया है और ये रस्सी को, अब जैसे मान लीजिए, अब ये अगर पहली बार रस्सी को ऐसे झटका देता है तो रस्सी में पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कैसी तरह की वेव बनेगी? तो वो ऐसी बनती है। कैसी बन रही है वेव? यहाँ से ये ऐसे हो जाएगी रस्सी। मान लीजिए आपने पहली बार झटका दिया तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव बनेगी वो ये है। अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसका ऐसे हो गया ना, कितनी है भाई? ये तो पूरी एक वेव कैसे बनती है? पूरी वेव ये होती है, ये ऐसे ऐसे, तो ये तो आधी भी नहीं है। बोलो ये कैसी है? ये यहाँ पे ऐसे उठी और ऐसे रुक गई ना, यहाँ पे देखो जाके, ये ध्यान से देखो, जहां तक रेड बनाया है यहां तक रुक गई ना ऐसे जाके। क्लियर? अच्छा, और थोड़ा एनर्जी दोगे अगर तो वो क्या होगा? ये देखिए ऐसे बनेगी, यहाँ पे देखिए दिखाया गया आपको, ये ऐसे गई और ऐसे रुक गई जाके। बाय द वे एक चीज़ और याद रखना कि इसमें जो नीचे वाली वेव बनाई गई है वो क्या होती है, जब आप यहाँ से झटका देते हैं तो वेव एक बनती है और दूसरी फिर लड़ के वापस आ जाती है, यानी वेव के अंदर रिफ्लेक्शन पाया जाता है, जो कि आप पढ़ते भी हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। लाइट भी तो वेव की तरह काम करती है। तो ये जो नीचे वाली दिखाई जा रही है ये रिफ्लेक्टेड वेव है, जो बिल्कुल उसकी मिरर इमेज की तरह बन जाती है। तो नीचे वाली जो रिफ्लेक्टेड वेव है, आपने यहाँ से झटका दिया, एक वेव बनी, वो रिफ्लेक्ट होके इन्वर्ट होके वापस आती है। ये बात याद रखना। अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट पे कोई रस्सी बंधी हुई है और आपने फ्री एंड से ऐसे झटका दिया तो इधर से जो वेव ऐसे बन के जाएगी और उससे टकरा के उधर से जब वापस आएगी तो इन्वर्ट होके आएगी, उल्टी होके आएगी। ठीक है? तो ये देखिए, ये जो वेव, ये ओरिजिनल वेव थी जो उधर गई थी, और जो नीचे वाली हमने बनाई है ये टकरा के वापस आई है उल्टी होके, इन्वर्ट होके। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको कि आप सबसे पहले अगर इस पे बहुत कम एनर्जी से इसके ऊपर मारते हैं तो जो पहली वेव बनती है वो इस तरह की होती है कुछ। थोड़ी और अगर आपने एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है, तो और ये मान लीजिए ये वेव उतनी ही लेंथ उतनी ही है। मान लीजिए इसकी 10 मीटर की लेंथ थी तो ये अभी भी 10 मीटर है, लेकिन 10 मीटर में देखिए अब कितनी वेव बन गई है, बताओ जरा। दूसरे वाले में 10 मीटर में वेव ज़्यादा बन गई भाई। एक वेव हो गई कंप्लीट? नहीं हुई अभी भी नहीं हुई है। एक वेव कंप्लीट कब होती है? देखिए ऐसा पूरा बनेगा स्ट्रक्चर तब। अभी कहाँ तक बना है भाई? अभी यहाँ तक बना है ना, ये ऐसे जाके और ये देखिए यहाँ पे फिर रुक गई इतना, और इसी की मिरर इमेज ऊपर आपको दिखाई गई है इस तरह से कुछ। ये देखिए, आप समझ में आया? तो ये पहली वेव कुछ इस तरह से दिखती है, दूसरी इस तरह से दिखेगी। अगर आप और एनर्जी लगाएंगे तो अब एक वेव कंप्लीट हो गई और फिर ये इतना हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जो एक एंड पे क्लोज्ड है दूसरे एंड पे ओपन है, तो उसके अंदर जो टोन डेवलप होती हैं, यानी अगर आप उसके अंदर किस तरह की टोन पाई जाती हैं, उसके अंदर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए आप उसके अंदर अपना एनर्जी लगाते हैं और उसको वाइब्रेट कराते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी तरह से फूंकते हैं या किसी और तरह से, तो उसके अंदर जो पहली जो टोन बनेगी उसको बोलते हैं फंडामेंटल टोन। और फंडामेंटल टोन ऐसी दिखती है कुछ, और उसकी लेंथ क्या होती है, लैम्डा इंटू c/4। ठीक है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे आई है, अभी खाली ओवरव्यू लीजिए कि ये होता क्या है। दूसरी टोन उसके अंदर जो बनेगी सेकंड फंडामेंटल, उसको ओवरटोन भी बोला जाता है, वो कुछ ऐसी दिखेगी। तीसरी बनेगी ये होगी सेकंड ओवरटोन, उसको बोला जाता है। इसी तरह से थर्ड ओवरटोन हो गई। समझने वाली चीज ये है कि इनकी जो लेंथ हैं वो सब वेरी कर रही हैं 1:3:5:7 के रेशियो में। ठीक है, अच्छा अगर वो दोनों साइड अगर ओपन होता तो क्या होता, अगर दोनों साइड ओपन है तो कैसी बनेगी, तो उसमें जो रेशियो दिखेगा हमें, पहली फंडामेंटल टोन, उसके बाद दूसरी ओवरटोन और तीसरी फिर इनको हार्मोनिक भी बोला जाता है। हार्मोनिक क्या होता है, ये सारे टर्म अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो अभी खाली सुनते जाइए, दिमाग के ज़्यादा जोर मत डालिए, सब आसान हो जाएगा। अभी सिर्फ समझिए कि ये दो तरह के पाइप हैं, वो क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि एक एंड क्लोज होगा दूसरा ओपन, ओपन एंडेड का मतलब ये कि दोनों ओपन होंगे। तो क्लोज में जो रिलेशन निकलता है फ्रीक्वेंसीज के बीच में, जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती हैं वो होती है 1:3:5 के रेशियो में, यानी ऑड नंबर्स मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमको 1:3 की तरह सीधे सीधे नंबर हमें मिलते चले जाते हैं। अभी के लिए इतना समझते हैं, आगे चलते हैं, फिर अभी इसको वापस आएंगे इस पर। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, हमने आपको बताया कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या बताया, क्या होता है, एक एंड या तो क्लोज होगा और या तो दोनों एंड ओपन होंगे। अब देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपकी बुक में ऐसी 11 से उठा के डाल दी गई हैं जिनके पीछे अच्छे खासे लेक्चर चाहिए, तब आपको उसको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझिए कि ये फॉर्मूला किसका है, किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता करनी है तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है वो समझिए। सबसे पहला, ये तो आप देख ही चुके हैं लेंथ वाला, बोलो भाई लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हम देख चुके हैं पीछे, सॉरी हाँ, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको एज इट इज समझिए। ये देखिए लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्या है, टाइम पीरियड जो टी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके टेंशन के डायरेक्टली रिलेटेड है इस तरह से। और ये जो नीचे दिया हुआ है आपको, ये क्या है कोई बताएगा, डी डेंसिटी है, और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया, है ना, एरिया इंटू डेंसिटी। तो एरिया इंटू डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पाई आर स्क्वायर इंटू डी। अच्छा, एरिया और जो डेंसिटी है इसको हम लोग मास पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, यही होता है कि डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कोई बोल नहीं रहा है, याद ही नहीं है, हाँ क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होता है, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है, या दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, क्या होता है बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हाँ ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, बोलो, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन लेंथ, सॉरी, बोलो ये हो जाएगा, सही है। तो ये एरिया इंटू डेंसिटी तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, एरिया इंटू डेंसिटी लिखा हुआ है। तो अगर कोई चीज, इसको अगर रिप्लेस करना है तो मास अपॉन लेंथ से कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर किसी चीज की लेंथ यूनिट हमने मान ली है तो इसको डायरेक्ट मास से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर लेंथ यूनिट मान लिया है, पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको डायरेक्ट मास से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए। तो फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर डी, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की जगह आप खाली मास लिख सकते हैं। लेकिन ये मास कैसा मास है, यूनिट लेंथ का, ध्यान रखना, इस मास की लेंथ यूनिट होगी तभी होगा, अदरवाइज फिर एल भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा,
क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं दोनों, ये दोनों। इसमें ध्यान में क्या रखना है, फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के तो इन्वर्टली रिलेटेड है, पता है, लेकिन अगर टेंशन के पूछ लेता है या मास का पूछ लेता है आपसे, है ना, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मास के और आपकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के दोनों के इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी इनको बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऐसे भी लग रहा है ना, मास बढ़ाओ तो फ्रीक्वेंसी नहीं कम हो जाएगी, बताओ? मास बढ़ाओगे तो भारी चीज़ है, भारी चीज़ कम वाइब्रेशन करेगी ना उतनी देर में, जितना हल्का कर लेगी। तो कॉमन सेंस लॉजिकल है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। ये देखिए यहाँ पे जो आपके सामने पियानो बना हुआ है, पियानो में क्या होता है, स्ट्रिंग, पियानो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, ये बताओ? अच्छा, क्या पियानो किसी ने, हाँ, स्ट्रिंग की इसमें नीचे कीज बंधी होती है ना तार के थ्रू, और आप जब यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आप कर क्या रहे होते हैं, अलग अलग प्रेस कर रहे हैं, तो आप क्या लेंथ ऑफ एयर कॉलम को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, और कम ज़्यादा करने की वजह से इसीलिए अलग अलग कीज़ को आप जब दबाते हैं तो अलग अलग तरह की उसमें आवाज़ें निकलती हैं। तो उसका रीज़न यही है, ये वाला फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो इन्वर्स रिलेशन है, इसी से बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अलग अलग तरह से दबाने से अलग अलग तरह की आवाज़ निकल रही है। बेसिकली आप क्या मैनेज कर रहे हैं, आप लेंथ ऑफ एयर कॉलम को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए अलग अलग तरह से सारे जो वो बने हुए थे स्ट्रक्चर, जो उसका क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म कैसे बनता होता है। देखिए एक ये वेव फॉर्म है, अगर आप बिल्कुल मिडिल में प्लग करें, मिडिल से ऐसे खींचें, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है लंबी सी, ध्यान से सुनो, एक मान लीजिए ये लंबी सी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को अगर आप बिल्कुल मिडिल से प्लग करेंगे तो ऐसी एक वेव बनेगी जो सबसे नीचे बनी हुई है। ध्यान क्लियर है? अगर इसी को हम 1/4 पे प्लग करें, मतलब मान लीजिए यहां से प्लग करें, पूरा का हाफ, पहले हाफ पे कर रहे थे प्लग, अब हम 1/4 पे कर रहे हैं, अगर 1/4 पे प्लग करेंगे तो दो वेव बन जाएंगी, सॉरी एक वेव बनेगी ऐसी। देखिए सिंगल वेव बन रही है ना, ये ऐसे जाके कंप्लीट हो रही है। अच्छा, इसी स्ट्रिंग को अगर आप 1/3 पे प्लग करें, ठीक है, बल्कि 1/6 पे, 1/3 पे नहीं 1/6 पे, ये देखिए 1/6 होगा, क्योंकि ये 1/3 है तो ये 1/6 होगा। अगर 1/6 पे प्लग करेंगे तो ऐसे आपको एक वेव कंप्लीट और एक आधी, यानी 1.5 वेव बन जाएगी। इसी तरह से आप कम करते चले आइए, 1/8 वाले पॉइंट पे प्लग करिए। यहाँ पे प्लग करने का मतलब ये ऐसे पकड़ के छोड़ दीजिए, तो वो जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स जो बनेंगी 1/8 वाले पे करेंगे तो आपको 2 कंप्लीट वेव मिल रही हैं। ऐसे ही आप प्लगिंग के पोजीशंस को चेंज करते जाइए, देखिए नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रही हैं। बोलो भाई, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आप क्या कम कर रहे हैं, जल्दी बताओ क्या कम कर रहे हैं? यार, प्लगिंग का जो पॉइंट है वो आप चेंज कर रहे हैं, तो क्या कम कर रहे हैं? हाँ, लेंथ कम कर रहे हैं। पहले मिडिल में इतनी बड़ी लेंथ ले रहे थे। अच्छा, जब हम ज्यादा लेंथ ले रहे थे तो फ्रीक्वेंसी कम थी ना, देखो कम है, तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, एक भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हमने लेंथ को और छोटा किया तो एक फ्रीक्वेंसी मिल गई, लेंथ को और छोटा किया तो एक से ज्यादा 1.5 हो गई, है ना। देखो, और छोटा किया लेंथ को तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, और छोटा किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो गई, 2 से ज्यादा हो गई, है ना, 2.5 हो गई। फिर यहाँ देखिए लेंथ को आप छोटा करते जा रहे हैं, जो प्लगिंग की लेंथ है, जहां पे प्लग कर रहे हैं वाइब्रेट करने के लिए, उसको जितना छोटा कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव बन रही है। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ये जो जितने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें यही होता है, आप अलग अलग पॉइंट पे प्लग करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे प्रेस करते हैं, तो उससे इफेक्टिव लेंथ जो है वो वेरी करती है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। अगर आप लेंथ को कम करते चले जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ निकालनी है तो लेंथ को कम करते चले जाइए, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, जो भी टोन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और अगर आपको कम फ्रीक्वेंसी वाली चाहिए तो आप लेंथ को और वेरी कराइए, थोड़ा ज़्यादा लेंथ रखिए, तो कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकलेगी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होती हैं? देखिए, हार्मोनिक एक प्रिसाइज टर्म होता है। हार्मोनिक क्या होता है कि जो टोन सबसे पहले जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो सबसे पहली टोन आपको मिली, ठीक है, सबसे पहली जो आपको टोन मिली, जैसे यहाँ पे देखिए ये सबसे पहली टोन हमको मिली जब हमने मिडिल में प्लग किया, है ना। हमने जब मिडिल में उसको प्लग किया तो हमको सबसे पहली टोन ये मिली। तो सबसे पहली टोन जो होती है उसको फंडामेंटल टोन बोला जाता है। ये जो टोन है सबसे नीचे वाली, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल टोन बोलते हैं। उसके बाद जो हमें टोन्स मिल रही हैं ये वाली, ठीक है, ये इसके आगे से, इनको ओवरटोन्स बोला जाता है। इसके बाद जो टोन मिल रही है, फंडामेंटल के बाद जितनी टोन मिल रही हैं उनको हम ओवरटोन्स बोलते हैं। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि ओवरटोन क्या होती है और फंडामेंटल टोन क्या होती है, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस तरह भी याद रख सकते हैं।
तो ये देखिए हार्मोनिक्स क्या है, इन एडिशन टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिकॉल दैट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफन प्रोड्यूस ओवरटोन्स। अभी बताया था हमने फंडामेंटल के बाद कौन सी प्रोड्यूस होती हैं, ओवरटोन्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती हैं। फंडामेंटल सबसे पहली है, उसके बाद जितनी हो रही है वो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ऐसे नाम पढ़ते हैं उनके, ठीक है। तो ओवरटोन्स आर फ्रीक्वेंसीज अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस। तो इन फिजिक्स वी डिस्कस द सिमिलर आइडिया ऑफ हार्मोनिक्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आगे जो आपको वेव वो मिल रही होती है, सबसे पहले चलते हैं पीछे, यहां से समझ में आएगा। ये देखिए सबसे पहले फंडामेंटल टोन हमें कहां मिली, 1/4 पे मिली ना। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला इंटीजर मल्टीपल था, यहाँ पे मिली लैम्डा c/4। सपोज करो लैम्डा c/4 कोई वैल्यू थी जहाँ पे हमें फंडामेंटल टोन मिली। अब अगर हम अगली फंडामेंटल टोन ढूंढना चाहते हैं तो वो हमें कहाँ मिलेगी, थर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, 3 से। देखो पूरे को 3 इंटू लैम्डा c/4, यानी पूरा जो पहले वाली लेंथ थी, अब पहली ये लेंथ थी ना, सर्टेन लेंथ पे आपने पकड़ा, एक स्ट्रिंग थी मान लो, बहुत आसानी से समझो, यहाँ पे देखते हैं। एक स्ट्रिंग थी जो बंधी हुई थी, ठीक है, आपने उसको एक किसी पॉइंट पे प्लग कर रखा था और ऐसे खींचा। मान लीजिए आपने किसी पॉइंट पे, किसी लेंथ पे, किसी पर्टिकुलर लेंथ पे उसको प्लग किया, सपोज करिए मिडिल में ही प्लग किया आपने और खींचा। खींचने के बाद आपको सबसे पहले कौन सी टोन मिली बताओ, फंडामेंटल टोन मिली है ना, फंडामेंटल मिली। अब दूसरी कहां पे हम इसको प्लग करें कि हमको ओवरटोन मिल जाए, तो वो कहां पे करना पड़ेगा बताओ, हाँ 3। तो मतलब आगे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, वो भी ऑड हैं। यहाँ पे अगर क्लोज वाला देखेंगे तो उसमें ऑड है 1 3 5 7, और अगर ओपन वाला देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर से 1 2 3 पे मिल जा रही है। तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है आगे देखिएगा ध्यान से, कि ये कह रहे हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक जो होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे मिल जाती है, यानी सबसे पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है। अब अगली जो आपको ओवरटोन मिलना शुरू होती हैं वो कहीं भी मिल सकती है। मान लीजिए 2f पे मिल गई, तो 2f को आप या तो फर्स्ट ओवरटोन बोलिए या क्या बोल सकते हैं, सेकेंड हार्मोनिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरी ओवरटोन आपको मिल रही है वो मान ले 3f पे मिल रही है, पहली f पे मिली थी, दूसरी 2f पे, तीसरी 3f पे, तो उसका नाम या तो आप थर्ड हार्मोनिक बोलिए या सेकेंड ओवरटोन बोलिए, क्योंकि ओवरटोन तो फंडामेंटल के बाद से स्टार्ट होती हैं, तो उनके नाम वहां से स्टार्ट होगा। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर जगह नहीं मिलेंगी, मतलब 2 और 3 के बीच में नहीं मिलने वाली हैं, 2.5 पे नहीं मिलेंगी, 3.5 पे नहीं मिलेंगी। इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, यानी इंटीजर फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई होना होगा, वो 1 2 3 4 भी हो सकती है, 1 3 5 7 ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए ओवरटोन सीरीज यहाँ पे दे रखी है। अब देखिए कोई स्ट्रिंग है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 110 हर्ट्ज, ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसको हम क्या नाम दे सकते हैं बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, अभी बोला था नाम आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा दूसरा 220 हर्ट्ज पे है, आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वहां पे भी बढ़ी हुई दिख रही है, आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी वैल्यू भी बढ़ गई 220 हर्ट्ज पे। इसको बोलेंगे आप सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरी वाली आपको कहां पे मिल रही है, 330 हर्ट्ज पे, तो ये कहलाएगी थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो डायरेक्ट मिल रहे हैं आपको, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिली सेकेंड हार्मोनिक, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड हार्मोनिक, तो आपको 1 2 3 4 5 6 के रेशियो में मिलना शुरू हो गई हैं। डेसिमल में नहीं मिलना है ये कभी भी, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। वो कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड भी हो सकते हैं, या ऐसे सिंपली नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है, क्लियर। और नाम याद रखिएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, और ओवरटोन जो होंगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद स्टार्ट होंगी, यानी फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वाले को हम फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बोल सकते हैं, या सिंपली उनको फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक ऐसे लेकर चलिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अभी हमने जो पीछे बताया था कि अभी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये वाली स्ट्रिंग वाली कई लोगों को भारी लग रहा होगा, बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ समझानी है। अब ये हमने बताया था आपको, जो स्ट्रिंग है, मान लीजिए स्ट्रिंग दोनों साइड पे बंधी हुई है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोई स्ट्रिंग है और मान लीजिए वो आपने अपने एंड पे पकड़ा अपने हाथ से और दूसरा एंड उसका फ्री है, तो आप उसको ऐसे झटका मारेंगे, ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे आप पकड़े खड़े हुए हैं इसको, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसको आपने ऐसे झटका मारा, तो आप जब झटका मारते हैं, कितना टाइम बचा है हम लोगों के पास, लग रहा टाइम खत्म हो गया है, टाइम अभी, ठीक है, हाँ। अब देखिए इसको अगर आपने यहाँ से झटका मारा, ये एंड फ्री है, ध्यान रखना ये फ्री एंड है इसका, तो क्या होगा, इसमें ऐसे वेव बनेगी, ठीक है, ऐसे वेव बनेगी, और वो वेव पूरे में ट्रेवल करती हुई इधर से बाहर निकल जाएगी, यही होगा ना भाई, ये यहाँ पे वेव जनरेट होगी, ऐसे वेव जनरेट होगी यहाँ पे ऐसे ऐसे,
और वो वेव पूरी स्ट्रिंग में होते हुए यहाँ से निकल जाएगी। भाई क्लियर बात है, निकल जाएगी। तो ऐसी वेव को, जो वेव एक जगह जनरेट हुई और दूसरा एंड अगर फ्री मिला तो वहां से वो निकल गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। क्या बोलते हैं? हाँ, अब भाई नाम से ऑब्वियस है ना, ट्रेवल कर गई, ट्रेवलिंग वेव नाम रख दिया आपने, ट्रेवल कर गई। अच्छा, मान लीजिए हमने आगे भी कोई यहाँ पे फिक्स एंड लगा दिया, जैसे यहाँ पे है, दोनों एंड फिक्स है ना, यहाँ भी फिक्स और यहाँ भी फिक्स, जिस एंड पे। अब ये अगर फिक्स एंड पे कोई वेव को आप यहाँ से बीच से पकड़ के प्लग करते हैं, तो अब इसको भागने का तो मौका है नहीं दूसरे एंड से, बोलो भाई कहाँ भागेगी, आपने बंद कर रखा है। तो ऐसी वेव क्या करती हैं, यहाँ से ऐसे उठ के जाएंगी और फिर रिफ्लेक्ट होंगी, पीछे बताया था, ये उल्टी होके इन्वर्ट होके रिफ्लेक्ट होके इधर आएंगी और ये इसी के बीच में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रहेंगी। तो ऐसी वेव जो एक जगह खड़ी होकर वाइब्रेट करें, जिनको भागने का मौका ना मिले, उनको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव्स। हाँ, तो ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में फर्क समझ में आया? बताओ। ये सब 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं, वहाँ जाके बहुत अच्छे समझ में आएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें वहाँ की बताएं ताकि ये इसको आप समझ पाएं अच्छे तरह से, ठीक है। तो इसको समझिए, बेसिक चीज़ें कि ये जो जब कभी भी स्ट्रिंग दोनों साइड से फिक्स हो जाएगी तो उसके बीच में जो वेव डेवलप होगी वो स्टैंडिंग वेव होती है। इसको बस आप याद रखिए जनरल नॉलेज की तरह। और फिक्स एंड से स्ट्रिंग जब रिफ्लेक्ट होकर वेव वापस आती है तो वो इन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? वो उल्टी होके वापस आएगी। जो नीचे ग्रीन कलर वाला पोर्शन दिख रहा है वो इन्वर्टेड वेव है, वो रिफ्लेक्ट होके इधर आई है। और ये ऊपर वाली वो है जो आपने बीच से खींचा था, जो डेवलप हुई थी उसके अंदर। तो ये देखिए, अगर आप बिल्कुल मिडिल से प्लग करते हैं तो ये वेव कुछ इस तरह की बनती है। इसको बोलेंगे फंडामेंटल वेव। सबसे पहली फंडामेंटल, देखिए नाम भी लिखा हुआ है। अब अगर आपने प्लकिंग का जो पोजीशन है वो यहाँ से कम करके इसका भी आधा कर दिया, मान लीजिए 1 पे कर रहे थे आप प्लकिंग, अब यहाँ पे आप 2 पे कर रहे हैं, यानी उसका भी आधा ले लिया, तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट फिक्स होते हैं, ये समझिए ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं। इन फिक्स पॉइंट को नोड्स कहा जाता है। नोड्स का मतलब ये है जहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट, उससे नाम रख दिया नोड्स। जहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, फिक्स है ना भाई, वेव आगे नहीं जा सकती ना वहाँ से, तो इधर से भी आगे नहीं जा सकती, तो उन पॉइंट्स पे कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है आगे, तो उसको बोलते हैं नोड्स। ऐसे पॉइंट्स नोड्स कहलाएंगे। और बीच में एंटी नोड्स होता है, दोनों नोड्स के बीच में जो सबसे ऊपर वेव जितना जा सकती है, ये देखिए यहाँ तक ऊपर जा रही है ना, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड होता है ना, ये एम्पलीट्यूड है नहीं है, तो ये जितना वेव ऊपर, ये एंटी नोड्स कहलाते हैं। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है वो एंटी नोड, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा वो नोड्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप उसकी प्लकिंग कहीं और से करेंगे, 1 पॉइंट पे किया था आपने तो 2 नोड्स थे, उनके बीच में एक एंटी नोड बना। अब देखिए अगर आप पॉइंट 2 पे करेंगे तो अब एक और नोड बन रहा है ना बीच में, तो ये देखिए एक और नोड बन गया यहाँ पे, और 2 एंटी नोड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यानी आप पूरी एक कंप्लीट वेव बन रही है और 2 इस तरह के आपको ये पत्तियां दिख रही हैं, ठीक है, 2 पत्ती बनी। अब आपने फिर चेंज किया और यहाँ पे लाके प्लग किया, उसके भी हाफ पोजीशन पे प्लग किया, तो अब आपको क्या दिख रहे हैं, 2 नोड्स बीच में बनते हुए दिख रहे हैं, 3 पत्तियां बन रही हैं। तो ये जो मतलब यहाँ पे जो ओवरटोन्स बन रही हैं, उससे आप एक पैटर्न समझ गए। पैटर्न ये समझ गए कि मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर लेंथ को चेंज कर रहा हूं, यानी हाफ किया, इसका भी हाफ किया, इसका भी हाफ किया, तो आपको वो हार्मोनिक्स मिलती चली जा रही हैं, ठीक है। हार्मोनिक्स हर एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, जिनको हम ओवरटोन भी बोलते हैं, यानी पहला मिला वो भी एक सर्टेन पॉइंट पे था, किसी भी पॉइंट पे आप प्लग कर देंगे तो वहां आपको वो टोन नहीं मिलेगी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिलेगी। वो पॉइंट्स आपको ढूंढने होते हैं या पहले से दिए होते हैं, तो वहीं पे ये सारी बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पहली फंडामेंटल टोन मिली, उसके बाद दूसरी मिली, दूसरी को देखिए ध्यान रखिएगा, उसको फर्स्ट सब्सिडियरी भी बोलते हैं। ये सब नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में परेशान करेंगे, इसलिए आप बहुत दिमाग में क्लियर रहिए। फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहली फंडामेंटल टोन होती है। फंडामेंटल का दूसरा नाम क्या है, तो बताएगा, अभी पीछे गुजरा है। फंडामेंटल का दूसरा नाम, हाँ क्या, फर्स्ट हार्मोनिक, बिल्कुल सही। फंडामेंटल का दूसरा नाम फर्स्ट हार्मोनिक। अब आ जाओ नीचे, फंडामेंटल के बाद जो मिलती है वो फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। ये तो पीछे देखा अभी, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, या तो एक और नया नाम आ गया है, देखो भाई साहब, फर्स्ट ओवरटोन की जगह क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का मतलब होता है जो पहले वाले से बना हो, नीचे आया हो, उसने उनको सबसाइड किया हो। तो पहला वाला ये था, उसका ये सब्सिडियरी है, और इनका भी सब्सिडियरी ये सेकंड सब्सिडियरी, तो उसका सेकंड सब्सिडियरी, यानी सेकंड ओवरटोन बोलो या सेकंड सब्सिडियरी बोलो या थर्ड हार्मोनिक बोलो, एक ही बात है। काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कई लोगों को, बिल्कुल परेशान मत होइए, इसकी रिकॉर्डिंग देखना। और ये लेक्चर मतलब साउंड चैप्टर खत्म होते होते अगले 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए।
देखते चलिए खाली बस। तो हाँ, अब हम लोग डैम्ड वाइब्रेशन, देखिए हमें लग रहा था आज हम खत्म कर देंगे डैम्ड फोर्स, लेकिन टाइम कितनी तेजी से निकल गया आगे। डैम्ड वाइब्रेशन क्या होते हैं? देखिए हमने आपको बताया था कि जो नेचुरल वाइब्रेशन है वो सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, जहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो, है ना। और अर्थ पे तो भैया रेजिस्टिव फोर्स होता ही होता है, आप कितनी कोशिश कर लीजिए अर्थ पे तो आपको रेजिस्टिव फोर्स मिलना ही है। रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगा? जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा, बिल्कुल सही। अब देखिए हमने सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे उसको खूब एनर्जी दे के वाइब्रेट किया तो उसके खूब एम्पलीट्यूड बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, लेकिन वक्त के साथ साथ देखो एम्पलीट्यूड कम हो रहे हैं, दिख रहा है, क्योंकि हमने फोर्स हटा लिया, वाइब्रेट करा के फोर्स हटा लिया। अब फोर्स हटा लिया तो खाली अपोजिंग फोर्स बचा, यानी एयर का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो सब बचा। तो उसने धीरे 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 इनकी इंटेंसिटी को कम कर दिया, है ना। अल्टीमेटली जो ये वाइब्रेशंस थे दे आर डाइड आउट, ठीक है, मर गए सब। तो इस तरह से रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में वाइब्रेशंस का मर जाना क्या कहलाएगा? डैम्पिंग कहलाता है। डैम्पिंग कहलाता है, डैम्प हो गए। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो एनिमेशन में दिख रहा होगा। अब ये आपने पहले इस बॉक्स को, स्प्रिंग को खींच के छोड़ा, अब छोड़ा तो पहले तो इनिशियली तो बहुत तेज वाइब्रेट हुआ, फिर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, देखो एनिमेशन में दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप किसी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में किसी को वाइब्रेट करा के छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली डैम्पिंग की वजह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं वो वाइब्रेट करता रहेगा। बात समझ में आ रही है? वाइब्रेट कैसे करेगा? यहाँ पे तो डैम्पिंग की वजह से वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे डैम्पिंग उसके वाइब्रेशंस को, उसकी इंटेंसिटी को खत्म कर देगी। तो डैम्पिंग ये होती है द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स। उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, कम होते 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 फ्लैट लाइन फिर बन जाएगी वो पूरी तरह से। ठीक है, क्लियर है, आसान है समझना। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डैम्प्ड वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहली चीज़, रीस्टोरिंग फोर्स तो दोनों जगह चाहिए होता है, यानी जो नेचुरल वाइब्रेशन हो रहे होते हैं वहां पे भी रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए ना। रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए नहीं चाहिए? जो हमने आपसे पूछा था किसमें, स्प्रिंग में। स्प्रिंग में क्या हो रहा था? वो आपने स्प्रिंग को खींच दिया, अब उसको वापस कौन लाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ, तो रीस्टोरिंग फोर्स तो नेचुरल में भी होता है, वो वापस लाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। लेकिन डैम्पिंग में एक और चीज एक्स्ट्रा है, क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। डैम्पिंग में फ्रिक्शन भी आ जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स तो होगा ही होगा, वो तो बॉडी की अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन डैम्पिंग में फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करता है। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है वो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला सब जानते हैं, F = ma, उसी से ये आया है, देखिए ध्यान से, है ना। F = mv/t, यहाँ पे v चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है वेलोसिटी में चेंज से, और वेलोसिटी किसकी? बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। तो रेजिस्टिव फोर्स जो किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए रेजिस्टिव फोर्स जो चाहिए होगा, वो रेजिस्टिव फोर्स किस पे डिपेंड करेगा बेटा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के, ठीक है, उस बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब भाई जाहिर बात है कि वो वेलोसिटी, जो बॉडी जिस वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा होगा उसको ध्यान में रखते हुए तो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज रुकेगी कैसी बॉडी, है ना। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए एक और बहुत अच्छा एनिमेशन आपके सामने दिखाया गया है। ये देखिए एनर्जीज का चेंज कैसे होता है, ये आपको हमने उसमें भी बताया था, पेंडुलम वाले में भी, पेंडुलम में भी बताया था कि कैसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी में, या यहाँ इलास्टिक है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, है ना। ये देखिए एनर्जीज का चेंज दिख रहा है आपको। अब ये वेव जो इससे निकल रही है वो धीरे 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 वो डाई आउट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। और एनर्जीज आपको पता है, इतना याद रखिएगा, एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और मीन पे सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी होती है, ये सब तो बेसिक चीजें। हाँ भाई, पेंडुलम में पढ़ा था ना, पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, वहां पे कौन सी एनर्जी ज्यादा है और मीन पे कौन सी ज्यादा है? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और काइनेटिक क्या होगी? 0। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक क्या होगी? मैक्सिमम। इतना याद रखना, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम तक जाते जाते सारी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाती है, तो वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है। और इसी तरह से वाइसी वर्सा होगा, पोटेंशियल फिर चेंज होना शुरू होगी काइनेटिक में, क्योंकि पोटेंशियल मैक्सिमम इसलिए क्योंकि हाइट गेन कर गए ना वहाँ पे। देखो ये देखिए, ये इतनी हाइट मिल गई उसको, यहाँ पे भी
तो हाइट मिली तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक, फिर उसी पोटेंशियल से वो वापस से काइनेटिक में कन्वर्ट होकर वापस आया। ठीक है, क्लियर है। नेचुरल वाइब्रेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है, देखिए जल्दी से समझिए। नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड जो होता है वो नेचुरल वाइब्रेशन में कांस्टेंट रहता है और वाइब्रेशन हमेशा जारी रहते हैं, बंद नहीं होते, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है। डैम्प्ड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या होगा, कम होता जाता है और अल्टीमेटली वाइब्रेशन सीज आउट कर जाते हैं, रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अच्छा, एनर्जी का कोई लॉस होता है क्या नेचुरल में? नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं, कोई एनर्जी खींचने वाला है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, इसी वजह से वो रुक भी जाते हैं हीट की फॉर्म में। ध्यान रखना, एनर्जी हीट की फॉर्म में यहाँ पे निकल जाती है बाहर, किसमें, डैम्प्ड में। फिर आइए, एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा होता है नेचुरल के केस में, ठीक है। वाइब्रेटिंग जो बॉडी है वो सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स के अंडर वाइब्रेट कर रही होती है। ध्यान रखना, रीस्टोरिंग फोर्स नेचुरल वाइब्रेशन में भी चाहिए होता है, वो बॉडी की अपनी क्वालिटी कह लो, इनर्शिया कह लो। फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, इन एडिशन टू रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्सेस भी एक्ट करते हैं बॉडी पे, ठीक है, जो कि मोशन को अपोज करते हैं। फिर आगे लास्ट, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की डिपेंड करती है किस पे, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, शेप एंड साइज बॉडी की अलग अलग कर देंगे तो उनके नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सब अलग हो जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डैम्पिंग हो रही है, यहाँ पे आपका जो वाइब्रेशन है वो डाई आउट हो रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है वहाँ से तो कमी होगी। बोलो क्लियर है, ये इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।